नमस्कार छात्रों। आज हम BSM 3 में हिंदी पेपर CC 305 प्रश्न पत्र का नाम है प्राचीन एवं मध्यकालीन हिंदी साहित्य का इतिहास, और उसमें आदिकालीन वीरगाथात्मक रचनाओं की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, इस विषय पर बात करेंगे। चारण एवं भाट कवियों की वीरगाथात्मक रचनाओं की प्रधानता के कारण हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीरगाथा काल कहा जाता है। इस काल का साहित्य और उसका प्रमुख केंद्र राजस्थान रहा है। इस राज्याश्रित युग में खुमान रासो, बिसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो आदि अनेक रासो ग्रंथों की रचना हुई। ये सभी रचनाएं अपने प्रामाणिक रूप में उपलब्ध नहीं, फिर भी तत्कालीन साहित्यिक प्रवृत्तियों का परिचय कराने में ये रचनाएं अवश्य ही सहायक हैं। पहली प्रवृत्ति है ऐतिहासिक काव्य। इस काल में ऐतिहासिक पुरुषों से संबंध काव्य तो मिलते हैं, लेकिन उनमें तत्सम संबंधी तथ्यों का नितांत अभाव है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार भारतीय कवियों ने ऐतिहासिक नाम भर लिया। शैली उनकी वह पुरानी ही रही जिसमें काव्य निर्माण की ओर अधिक ध्यान था, विवरण संग्रह की ओर कम, कल्पना विलास का अधिक मान था, तथ्य निरूपण का कम। इन काव्यों में संभावनाओं पर बल देकर घटनाएं बनाई गई हैं। अगली प्रवृत्ति है प्रामाणिकता का अभाव। ऐतिहासिकता के अभाव के कारण ये काव्य प्रामाणिक नहीं कहे जा सकते। इन काव्यों में प्रशिक्षित अंश भी अधिक हैं। उदाहरण के लिए बिसल देव रासो का कवि अपने को बिसल देव का समकालीन मानते हैं, फिर भी घटनाओं के तिथि क्रम में भिन्नता है। यही बात पृथ्वीराज रासो के विषय में भी कही जा सकती है। अगली प्रवृत्ति है राजाओं का यशोगान। इन रासो ग्रंथों में नायक की धर्मवीरता, युद्ध कौशल और ऐश्वर्य आदि का वर्णन ओजस्वी भाषा में किया गया है।
इन कवियों की दृष्टि अपने चरित्र नायक की श्रेष्ठता तथा उसके प्रतिपक्षी राजा की हीनता के वर्णन में रमती थी। युद्धों का विस्तृत वर्णन रासो ग्रंथों में युद्धों के विस्तृत वर्णन हैं। आल्हा खंड में आल्हा और उदल की 52 लड़ाइयों का वर्णन है। पृथ्वीराज रासों के युद्धों में पृथ्वीराज, जयचंद, गौरी आदि के युद्ध अवलोकनीय हैं। चंद केवल कवि न थे, पृथ्वीराज के सामंत भी थे। इसीलिए उनके पृथ्वीराज रासों में युद्धों का वर्णन अत्यंत मूर्तिमान रूप में हुआ है। केवल जयचंद ही नहीं, सभी चारण और भाट कवियों का युद्ध वर्णन अत्यंत सजीव है, क्योंकि वे केवल कलम के धनी नहीं थे, बल्कि तलवार के भी धनी थे। साथ ही वह समय भीतरी कलह और बाह्य आक्रमणों का था। अतः अपने आश्रयदाताओं को युद्धों के लिए प्रोत्साहन देना कवियों का परम कर्तव्य था। चारण कवियों के युद्ध वर्णन अपने परवर्ती तथा पूर्ववर्ती कवियों की अपेक्षा अधिक सुंदर बन पड़ा है। उनमें संस्कृत कवियों की भांति केवल सैन्य वैभव का ही नहीं, बल्कि युद्ध समय में योद्धाओं की उमंगों, उनकी मनोदशाओं और क्रियाकलापों का भी चित्रण है। अगली प्रवृत्ति है वस्तु वर्णन। चारण कवियों का ध्यान कथा विकास की ओर बहुत कम गया है। अनेक प्रकार के वर्णनों में ही उनकी रुचि लक्षित होती है। उनके ग्रंथों में रणसज्जा, युद्ध, शत्रु विजय, विवाह, नखशिख सौंदर्य, जलकेली, आखेट और ऋतुओं के विस्तृत वर्णन मिलते हैं। कहीं कहीं परिगणन शैली को अपनाया गया है। अगली प्रवृत्ति है रस। रासो काव्यों में विविध रसों के होते हुए भी वीर और श्रृंगार को ही प्रधानता मिली है। वीर रस का तो अपूर्व परिपाक हुआ है। उस युग में आबाल वृद्ध सभी में युद्ध के लिए अदम्य उत्साह था। राजपूत जहां अपने गौरव की रक्षा के लिए अपनी वीरता का परिचय देने में नहीं चूकते थे, वहां सुंदर राजकुमारियों से विवाह करने के लिए भी उत्सुक रहते थे। वीर काव्यों में युद्ध वर्णनों का कारण कोई न कोई राजकुमारी होती थी।
इसीलिए उनमें श्रृंगार रस का आना स्वाभाविक था। श्रृंगार के दोनों पक्षों संयोग और वियोग में से संयोग का वर्णन अधिक ही है। संयोग श्रृंगार में रूप सौंदर्य, वय संधि, नक्षिक वर्णन की सुंदर योजना है। पद्मावती की वय संधि का चित्रण पृथ्वीराज रासों में सुंदर बन पड़ा है। बीसल देव रासों में संयोग और वियोग के उदाहरण पर्याप्त हैं। इस प्रकार चारण काव्यों में श्रृंगार और वीर रस को इकट्ठे देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो राजपूतों का लक्ष्य जीविते लभ्यते लक्ष्मी ही मृते चापी सुरांगना हो। इन दो प्रमुख रसों के अतिरिक्त रौद्र, भयानक और अद्भुत रस का भी इन रचनाओं में समावेश है। अगली प्रवृत्ति है डिंगल और पिंगल। इन कवियों ने डिंगल और पिंगल भाषाओं में रचनाएं की। उन दिनों ये राजस्थान की साहित्यिक भाषाएं थी। इनके अतिरिक्त षठ भाषा पुराण च कुरानम के अनुसार उन पर संस्कृत, प्राकृत, अरबी, फारसी, पंजाबी और ब्रज आदि का भी प्रभाव पर्याप्त था। रासो काव्यों में भाषा की शुद्धता तथा व्याकरण विषयक व्यवस्था का अभाव है। पृथ्वीराज रासों के विषय में शुक्ल जी का मत है, भाषा की दृष्टि से यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने हैं। उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं। छंदों में अनुस्वारांत शब्दों की ऐसी भरमार है जैसे किसी ने संस्कृत प्राकृत शब्दों की नकल की हो। छंद वैविध्य अगली प्रवृत्ति है। छंदों का जितना विविध मुखी प्रयोग इन साहित्य में हुआ, उतना इससे पूर्ववर्ती साहित्य में नहीं हुआ। दोहा, तोटक, तोमर, गाथा पद्धति, आर्या, रोला, छप्पई आदि छंदों की भरमार है। डॉक्टर रामवर सिंह के शब्दों में वस्तुतः हिंदी में चंद को छंदों का राजा कहा जा सकता है। भाव भंगिमा के साथ साथ दनादन भाषा नए छंदों में गति धारण करती चलती है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के मतानुसार वैसे तो हर तलवार की झनकार में चंद, तोटक, तोमर और नाराज पर उतर आते हैं, पर जमकर ये छप्पई और दुहा में ही लिखते हैं। अगली प्रवृत्ति है अलंकार।
रासो काव्यों में अलंकारों का भी सफल प्रयोग हुआ है। शब्दालंकारों और अर्थालंकारों का चमत्कार उनमें दर्शनीय है। इन काव्यों में अलंकार पांडित्य प्रदर्शन के लिए नहीं बल्कि स्वाभाविक रूप में आए हैं। अर्थालंकारों में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा एवं अतिशयोक्ति का प्रचुर प्रयोग हुआ है। अंत में वीरगाथा कालीन रासो काव्यों का ऐतिहासिक एवं साहित्यिक दोनों दृष्टियों से निजी महत्व है। इसमें वीर और श्रृंगार रस का सुंदर परिपाक हुआ है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से भी यह साहित्य अत्यंत उपयोगी है। कल्पना के अतिरेक में भी इन रचनाओं का ऐतिहासिक महत्व है। बाबू श्याम सुंदर दास इस युग के साहित्य के विषय में लिखते हैं। इस काल के कवियों का युद्ध वर्णन इतना मार्मिक तथा सजीव हुआ है कि उनके सामने पीछे के कवियों की अनुप्रास गर्भित किंतु निर्जीव रचनाएं नकल सी जान पड़ती हैं। वीर भावों में भरी हिंदी के आदि युग की यह कविता सारे हिंदी साहित्य में अपनी समता नहीं रखती। अस्तु।